सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। हर साल 18 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, थीम की बात करते हैं। थीम क्या है? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। तो सिंपल सा याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। फिर अगले में पूछ रहे हैं देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। इंग्लिश में बोलोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो याद रखना कि मुंबई में पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थापित होगा। ये संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग को समर्पित होगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद है कि पहली बार भारत इस साल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को भी होस्ट कर रहा है। उसका आयोजन भी मुंबई में होगा। अभी मई में होगा, अगले महीने, और पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मुंबई इसका आंसर हो गया ना, तो मुंबई से और क्या क्या प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में रहे थे वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा जू वेनजुन ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ये हुआ कहाँ पे? ये अभी शंघाई चाइना में हुआ 1 से लेके 16 अप्रैल 2025 तक, और इसका खिताब जीत लिया है या इसका फाइनल जीत लिया है जू वेनजुन ने। ये चीन की प्लेयर है, 5वीं बार इन्होंने ये टाइटल जीता है। जू वेनजुन नाम याद रखना है आपको। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल ये उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है। इस टनल का नाम T8 है। इसे जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है। और इससे पहले जो भारत की अब तक लॉन्गेस्ट रेल टनल थी वो थी T49, जिसकी लंबाई थी 12.758 किलोमीटर, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और T8 की अगर हम अभी बात करें, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है और देवप्रयाग और जनासू के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 14.58 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का हिस्सा है जो 125 किलोमीटर लंबा है। उसी के बीच ये एक टनल है T8, जो कि अब तक की भारत की सबसे लंबी रेल टनल होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता ये कौन बनी है? तो आंसर होगा अनुराधा गर्ग। तो अभी अनुराधा गर्ग ने मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीत लिया है और ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। ये प्रतियोगिता भी शेंगेन चाइना में हुई थी और अनुराधा गर्ग इससे पहले मिसेज इंडिया ग्लोब 2024 भी रह चुकी है और अभी भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब इन्होंने जीत लिया। क्या नाम है? अनुराधा गर्ग। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया? तो आंसर होगा ब्राइस ओलिगी नगुएमा। तो सैन्य नेता है ब्राइस ओलिगी नगुएमा, जिन्होंने गैबोन में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। देखो, 2023 में गैबोन देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और वहां पे बोंगो परिवार के लंबे समय से चले आ रहे शासन को उखाड़ फेंका था। तो उसके बाद अब यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसमें यहाँ पे जो सैन्य नेता थे कौन? ब्राइस ओलिगी नगुएमा, वही यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये रहा गैबोन। कैपिटल होती है लिब्रविल्ली और करेंसी होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहां पर किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। मेघयान 25 कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है जो कहां पर हुआ? नई दिल्ली के नौसेना भवन में, और आयोजन किया भारतीय नौसेना ने। उद्देश्य क्या आयोजन करने का? समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हमारे जो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और इसकी थीम भी रखी गई
प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ बांटना। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 14 अप्रैल को किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपको बताएं 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म होता है। तो अभी न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को ही बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। और अभी आपको पता है हमने 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई थी, 135वीं जयंती मनाई थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है, तो आंसर होगा यूएई ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है, एक तो ये याद रखना। और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कौन, दाना हुमेद अल मरजोकी, उनको इसका हेड बनाया गया है और यूएई पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इंटरपोल की हम बात करते हैं, देखो तो इंटरपोल का मतलब हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 में और इसी कारण से 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन के रूप में भी मनाया जा रहा है 2023 से। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन फ्रांस में। प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी। इसका मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्रीज है 196 नंबर का बना था पलाऊ। 2023 में जो इसकी 91 नंबर की बैठक है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी और 2024 वाली जो 92 नंबर की बैठक थी वो ग्लासगो यूके में हुई थी। और आपको याद होगा भी सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल को लॉन्च किया था, याद होगा ना आपको, तो याद रखना वो भी। फिर अगले में पूछ रहे हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो आंसर होगा कॉफी। तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय निर्यात कितना हुआ, ये वस्तु और सेवा का मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूं 820.93 बिलियन डॉलर, जो पिछले वित्त वर्ष से 5.5% ज्यादा है। अच्छा ये तो हमने निर्यात की बात कर ली, अगर आयात की बात करेंगे इंपोर्ट की तो वो ज्यादा हुआ इससे, कितना है 915.19 बिलियन डॉलर। मतलब एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट ज्यादा हुआ, इसका मतलब हमें घाटा हुआ है। ठीक है, हम प्रॉफिट में कब रहते अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते और इंपोर्ट कम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आयात तो ज्यादा किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, तो जो घाटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, व्यापार घाटा। और इन दोनों को माइनस करने पे व्यापार घाटा आ जाएगा आपके पास कितना 94.26 बिलियन डॉलर। और ये जो पूरा डेटा मैं आपको बता ये अभी 16 अप्रैल को ही हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। अच्छा अगर यहाँ पे हम बात करें कि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किस चीज में देखी गई है, तो आंसर होगा कॉफी में, कितनी 40.37%। दूसरे स्थान पे तंबाकू, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा इंपॉर्टेंट है वो सारे सामने आपके रख दिया है, अलग अलग करके भी मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया है। पीडीएफ में आराम से पूरा डेटा आप रीड कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरह के प्रश्न डेटा वाले। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कल पहला प्रश्न पूछा था ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर पूछा 23वें विद्या आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिनेश माहेश्वरी। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप को शुरू किया, जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, केरल। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर हुआ, अमरावती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए भी किसे जीआई टैग प्रदान किया, बनारस। और सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है, 6 माह। स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड कहां पर लॉन्च किया, भारत। और 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया, तेलंगाना। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि इस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया, तो आंसर होगा जापान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।